दो चर वाले रैखिक समीकरण देखेंगे। चैप्टर नंबर 3 याद रखना है, कहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक या मानक रूप पूछेगा तो देखिए, व्यापक कह सकते हैं और नहीं तो मानक बोल सकते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक या मानक रूप जो होता है वह होता है ax + by + c बराबर 0। ax + by + c बराबर 0। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक या मानक रूप जो होगा वह होगा ax + by + c बराबर 0। अब जो हम लोग को देखना है, कहेगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो भी हम पढ़ रहे हैं तो इसको में दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम हल करने के लिए सीखेंगे। क्या करने के लिए सीखेंगे? हल कर। और याद रखना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को जो हल करेंगे उसके लिए कम से कम कितने समीकरण की आवश्यकता होगा? दो समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कम से कम हमको क्या समीकरण चाहिए? या तो जैसे कह सकते हैं, पहला समीकरण हो जाएगा a1x + b1y + c1 बराबर 0 और एक हो जाएगा a2x + b2y + c2 बराबर 0। जैसे कह सकते हैं छोटू, इसका a1x कहने का मतलब है ऐसे रहेगा 2x + 3y + 5 बराबर 0 और 3x + 8y + 16 बराबर 0। तो ये दो गो समीकरण हो गया, दो गो समीकरण हो गया। इसको से अगर हम चाहेंगे कि इसका x और y का मान ज्ञात करना है तो हमको ज्ञात हो जाएगा। लेकिन याद रखना है, आपको याद रखने की जरूरत क्या है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए, कुछ करने के लिए, हल करने के लिए कम से कम क्या समीकरण चाहिए? कम से कम क्या समीकरण चाहिए? दो। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कम से कम क्या समीकरण? और इस रूप में रह सकता है। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, अंक चेंज होगा, अंक चेंज होगा, लेकिन मेथड चेंज कभी नहीं। ऐसा नहीं कि हर समय 2 रहेगा, हर समय 3 रहेगा, हर समय 5 रहेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कहा कि 2 की जगह 8 हो जाएगा, 8 की जगह 12 हो जाएगा, 12 की जगह 15 हो जाएगा, कुछ भी रह सकता है। लेकिन जो दो चर वाले रैखिक समीकरण रहेंगे उसको हल करने के लिए जो आपको समीकरण चाहिए कम से कम क्या गो चाहिए? कम से कम क्या गो? 2 गो। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है? एक बात और याद रखिएगा, एक बात क्या याद रखिएगा, जो x के साथ होगा, x के साथ, किसके साथ? x के साथ। वो a का मान होगा। x के साथ जो रहेगा वह किसका मान होगा? a का। जो y के साथ रहेगा वह किसका मान होगा? b का। और जो अकेले अंक रहेगा वह किसका मान होगा? याद रहेगा? फिर से बोलेंगे, जो x के साथ रहेगा, किसके साथ? x के। वो किसका मान होगा? जो y के साथ रहेगा वो किसका मान होगा? और जो अकेले अंक रहेगा वो किसका मान होगा? अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर a1 b1 और c1 क्या है? तो a1 हमको ये बताएगा कि a का मान पहला समीकरण में, a का मान, जैसे इसको ही समझिए। अगर आपसे पूछ रहा है a1, जैसे देखिए इस समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण कितना हो गया? 2। अगर आपसे a1 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? a1। तो a का मान, इस a1 का मतलब कहिएगा a का मान पहला समीकरण में, a का मान, तो ये पहला समीकरण यही ना जी। तो a किसका मान? a का। किसका मान? तो a का मान पहला समीकरण में कहने का अर्थ कि x के साथ जो रहेगा वही ना a का मान होता है। तो a1 बराबर कितना हो जाएगा? b1। मतलब समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान? b का। तो समीकरण b का मान कितना हो जाएगा? c1 मतलब कि समीकरण 1 में c का मान, समीकरण 1 में किसका मान कितना हो जाएगा? अब कहेगा कि a2 मतलब दूसरा समीकरण में, a2 मतलब कितना हो जाएगा? 3 b2 क्या समीकरण में? दूसरा समीकरण में ना, और c2 याद रहेगा? यस सर। इसका जरूरत पड़ेगा आपको जब आगे जाएंगे तो पर भी इसका जरूरत पड़ेगा। याद रहेगा इतना तक जी? a1 हमको बताएगा कि a का मान पहला समीकरण में, c2 बताएगा c का मान दूसरा समीकरण में, b1 बताएगा b का मान पहला समीकरण में। मतलब 1 और 2 आपको ये बताएगा कि पहला समीकरण में से निकालना है कि दूसरा समीकरण में से, कोई दिक्कत? और तो याद ही रहेगा कि जो x के साथ रहेगा, किसके साथ? x के साथ, वह किसका मान होगा? a का। जो y के साथ रहेगा वह किसका मान होगा? और जो अकेले अंक रहेगा वह किसका मान होगा? जैसे ये वाला देख रहे हैं ना, ये वाला नजर आ रहा था, किस 2 है जो किसका मान है? a का। जो 3 है जो किसका मान है? b का। और जो 5 है जो किसका मान है? c का। याद रहेगा? यहाँ देखिए, कोई दिक्कत? दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कितने समीकरण चाहिए? अब कहिएगा कि हल कैसे होगा? हल है कि नहीं? दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे हल होगा?
तो क्या याद रखना छोटू कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की 4 विधियां हैं। के गो? 4। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितने विधियां हैं? याद रहेगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं? अब देखिए कौन कौन है जो लिख देते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं? कितनी? क्या को बोलिएगा जी? 4। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां हैं? कौन कौन है जो ना बात किया जाए तो पहला जो है वह प्रतिस्थापन है। पहला कौन सी है? दूसरा जो है वह विलोपन है। तीसरा जो है वह ब्राजगुणज है। और चौथा जो है ब्राजगुणज उसके बाद जो हो जाता है ग्राफीय। देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण को दो चर वाले हल करने की कितने विधियां हैं? 4। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितने विधियां हैं? पहला जो है कौन विधि? प्रतिस्थापन। दूसरा कौन सा है? विलोपन। तीसरा कौन सा है? ब्राजगुणज। चौथा कौन सा है? ग्राफीय। अब देखिए प्रतिस्थापन मैंने समझिए। पहला जो समझिएगा प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मैंने होता है एक राशि का मान दूसरे राशि के रूप में बदल देना। एक राशि का मान दूसरे राशि के रूप में बदल देना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन। विलोपन क्या होगा? विलोपन में क्या करेंगे कि कभी x को काट देंगे कभी y को काट देंगे। विलोपन का मतलब होता है गायब कर देना। विलोपन का मतलब क्या कर देना? तो उसको में जब विलोपन विधि हम देखेंगे तो कभी x का मान गायब हो जाएगा कभी किसका मान गायब हो जाएगा? y का। और अगर यही कहेगा ब्राजगुणज तो ब्राजगुणज के लिए वो फॉर्मूला आएगा। ब्राजगुणज के लिए क्या आएगा? एक फॉर्मूला। और ग्राफीय के लिए आप जो ग्राफ पेपर देखा ना ग्राफीय विधि जो है वह ग्राफ पेपर पर बनेगा। और हर एग्जाम में ग्राफीय विधि से एकदम देता है 5 नंबर से। कोई दिक्कत है? अब देखिए हम सबसे पहले तो देखिए यहाँ तक हम जान गए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की क्या विधियां? 4। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां? 4। अब देखिए किसका हल होगा किसका हल नहीं होगा, किसका हल होगा किसका हल। अब कोई कुछ फार्मूला याद रखने की जरूरत है। क्या फार्मूला याद रखिएगा? देखिए A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। कहने का अर्थ यह छोटू कि A1 बटा A2 का जो मान है ना A1 बटा A2 का मान वह B1 बटा B2 के बराबर नहीं है। A1 बटा A2 का जो मान है वह B1 बटा B2 के बराबर नहीं है। तो इसको कहिएगा कितने हल होंगे? तो इसका होगा एक हल। क्या हल होगा? एक हल। नहीं तो बोल सकते हैं अद्वितीय। जानते हैं क्वेश्चन कुछ पूछेगा कहेगा कि अद्वितीय हल या एक हल होने का क्या शर्त है? अद्वितीय हल या एक हल होने का क्या शर्त है? तो आप क्या बोलिएगा? A1 बटा A2 नहीं बराबर होगा किसका? B1 बटा B2। कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछेगा कि एक हल होने के क्या शर्त है, एक हल होने का क्या शर्त, तो क्या बोलिएगा? A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा। बराबर किसके? B1 बटा। अब उसके बाद अगर कहेगा कि जानते हैं अगर कहेगा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तीनों बराबर, तीनों कौन सी बराबर। अब तो आप देखिएगा बराबर है कि नहीं वो तो आपको नजर आएगा। हम उसको ऊपर क्वेश्चन करवाएंगे। बस अभी फॉर्मूला याद रखिए। A1 बटा A1 बटा बराबर होगा B1 बटा B2 बराबर C1 बटा। तो इसके जानते कुछ होगा अनेक हल। अनेक हल नहीं तो कह सकते हैं अनंत हल। क्या हल? अनेक हल या अनंत। इतना हल होगा जो हम बता नहीं सकते। इसका केवल अगर A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 रहेगा तो उसका केवल क्या हल होगा? क्या हल होगा? और अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 हो रहा है तो उसका क्या हल होगा?
अनेक हल या मतलब इतना हल होगा कोई पता लगा नहीं सकता। कोई दिक्कत? अगर इसके बाद कहेगा छोटू A1 बटा A2, A1 बटा बराबर B1 बटा B2, अब बराबर नहीं है किसका? C1 बटा C2। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नहीं है किसका? C1 बटा। जैसे कह सकता है 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 आई 3 बटा 4 है बराबर जी। अरे ये दोनों बराबर है कि नहीं? एहू 1 बटा 2 है, एहू कितना 1 बटा 2 आई बराबर है का? तो जब इस स्थिति में आएगा तो कहिएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। याद रहेगा? फिर से देखिएगा कहेगा एक हल होने का क्या शर्त है? एक हल होने का शर्त क्या जी? A1 बटा A2, A1 बटा नॉट इक्वल टू B1 बटा। अगर कहेगा अनेक हल होने का क्या शर्त है? A1 बटा A2, A1 बटा बराबर B1 बटा बराबर C1 बटा। अगर कहेगा कोई हल नहीं होने का शर्त, कोई हल नहीं, तो क्या बोलेगा? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा और नॉट इक्वल टू C1 बटा। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब जानते हैं जिसका एक हल होता है, जिसका एक हल होता है उसका ग्राफ जो होता है प्रतिच्छेदी रेखा, उसका ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी रेखा। ग्राफ जो होगा ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा। अब यहाँ पे कहेगा प्रतिच्छेदी का मतलब क्या है? तो प्रतिच्छेदी का मतलब एक दूसरे को काटेगा, एक दूसरे को क्या करेगा? काटेगा। मतलब प्रतिच्छेद मैंने याद रखना, एक दूसरे को काटना, एक दूसरे को काटना। जैसे मान लिया जाए, देखिए ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, काटा कि नहीं काटा? ये दोनों रेखा जो नजर आ रहे हैं एक दूसरे को काटा कि नहीं काटा? तब प्रतिच्छेदी मतलब कुछ होगा काटना। याद रहेगा? तो एक बात याद रखना, क्वेश्चन इस प्रकार से कहेगा कि प्रतिच्छेदी रेखा का क्या शर्त है? किसका? प्रतिच्छेदी। तो क्या बोलेगा? A1 बटा A2, A1 बटा नॉट इक्वल टू B1 बटा। अगर इस टाइप से भी पूछ सकता है, और नहीं तो पूछेगा कि प्रतिच्छेदी रेखा का कितने हल होते हैं? कौन रेखा का कितने हल होगा है? प्रतिच्छेदी रेखा का क्या हल? याद रहेगा? और प्रतिच्छेदी बंदे कौन सी? काटना। प्रतिच्छेदी बंदे और प्रतिच्छेदी रेखा के कितने हल होते हैं? और यह तो कहेगा कि जिसका एक हल होता है, जिसका एक हल होता है उस समीकरण निकाय का ग्राफ कैसा होगा? तो कौन रेखा बोलेगा? क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि प्रतिच्छेदी रेखा के कितने हल होते हैं? एक हल। और जिस समीकरण निकाय का एक हल होता है उसका ग्राफ कैसा होगा? तो कैसा बोलेगा? यहाँ तो कोई दिक्कत जी। और कहेगा अब आप लोग को लग रहा होगा कि अनेक हल के ग्राफ कैसा होगा? अनेक हल का ग्राफ कैसा होगा? तो अनेक हल का जो ग्राफ होता है वह होता है संपाती रेखा। कौन रेखा? अब कहेगा संपाती रेखा क्या है? तब जैसे देखिए पहला रेखा हो गया, एक और रेखा ये पर है। जब दो रेखा एक ही पर आता है, जब दो रेखा एक ही रेखा पर आता है तो उसे कौन रेखा कहते हैं? याद रहेगा? पहला रेखा उसी पर, दूसरा रेखा भी उसी पर, तो उसको हम कौन रेखा कहते हैं? कोई दिक्कत? तो अगर आपसे पूछेगा कि संपाती रेखा का क्या शर्त है? संपाती रेखा का कौन रेखा का? तो क्या बोलिएगा? A1 बटा A2, A1 बटा बराबर B1 बटा नॉट इक्वल टू C1 बटा। अगर आपसे पूछेगा कि संपाती रेखा के कितने हल होंगे? तो क्या हल होगा? संपाती रेखा के क्या हल? संपाती रेखा के क्या हल जी? और कहेगा कि वैसा समीकरण निकाल जिसके अनेक हल होते हैं उसका ग्राफ कैसा होगा? तब कुछ बोलेगा? वैसा समीकरण निकाल जिसके अनेक हल होते हैं उसका ग्राफ कैसा होगा? तो कैसा होगा? कैसा होगा? अगर वही कहेगा कि कोई हल नहीं का ग्राफ कैसा होगा? किसका ग्राफ? कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं होगा जिसका ग्राफ जो होगा वह होगा समानांतर रेखा। कौन रेखा? अब कहेगा समानांतर रेखा क्या है? आपको दो दीवार नजर आ रहा है जी? तो दो दीवार अगर यहाँ पे दूरी उतना है तो कहूँ पे नापिएगा तो दूरी उतने रहेगा, रहेगा कि नहीं? रेल का पटरी देखे, रेल का पटरी अगर जो बांधा हुआ रहता है, जो पोल बांधा हुआ रहता है, जो नीचे वाला पोल वो बांधा हुआ रहता है, समान दूरी पर रहता है कि नहीं? कि ऐसे रहता है, ऐसे रेल है, फिर ऐसे फिर न रहता जी। वहाँ रेल जो रहता है ऐसे रहेगा, अब बराबर दूरी पर रहता कि नहीं? नहीं तो फिर रेल गिर न जाता। तो जब दो रेखाएं के बीच की दूरी हमेशा आपस में बराबर होती है, जब दो रेखाएं के बीच की दूरी आपस में हमेशा बराबर होती है तो उसे कौन रेखा कहेंगे? समानांतर रेखा। कौन रेखा? जैसे ऊपर देखिए ई वाला एगो रेखा हो गया, एगो ई वाला रेखा हो गया, ये समानांतर है। काहे? कि अगर यहाँ पे दूरी मापेंगे तो अगर 5 फीट आ रहा है तो यहाँ पे दूरी का 6 फीट आ जाएगा। अगर यहाँ पे मापेंगे तो यहाँ पे 7 फीट आ जाएगा। अगर यहाँ पे 5 आया है तो
रेखाओं भी मापेंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो जब दो रेखाओं के बीच की दूरी, जब दो रेखाओं के आपस में बराबर होती है तो उसे हम कौन रेखा कहते हैं? कौन रेखा। अगर आपसे पूछेगा कि समानांतर रेखा के क्या शर्त है, कौन रेखा के, कौन सी बोलिएगा? A1 बटा A2, A1 बटा बराबर B1 बटा नॉट इक्वल टू C1 बटा। कोई दिक्कत? अगर कहेगा कि समानांतर रेखा के कितने हल होंगे, कौन रेखा के, तो कौन सी बोलिएगा? कोई हल, कोई हल। और कहेगा कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, उसका ग्राफ कैसा होगा, कैसा रेखा होगा? अब देखिए, याद रखिएगा, जो ये दोनों हो जाता है ना छोटू, प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखा, तो ये दोनों संगत हो जाता है, ये दोनों कुछ होता है, और इसका जो हो जाता है ये कुछ हो जाता है, असंगत हो जाता है। याद रहेगा। ये अगर कहेगा आपसे संगत होने का शर्त पूछेगा, क्या होने का शर्त पूछेगा? संगत होने का, तो कुछ बोलेगा A1 बटा A2, A1 बटा नॉट इक्वल टू B1 बटा, या तो संगत होने का एक और शर्त है, संगत होने का दो शर्त, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा। ये दोनों का दोनों जो शर्त होगा किसका होने का? संगत। अगर पूछेगा कि संगत रेखा का ग्राफ दिया तो संगत समीकरण का ग्राफ कैसा होगा, तब बोलिएगा या तो प्रतिच्छेदी रेखा या तो संपाती। अगर पूछेगा कि समानांतर संगत समीकरण का जो हल होगा, कितने हल होगा, तो या तो एक हल है या तो, लेकिन असंगत का ग्राफ कैसा होगा? असंगत का ग्राफ कैसा होगा जी? जैसे ही दो रेखा हो गया, दो रेखा हो गया ना, तो समानांतर है। असंगत का जो ग्राफ होगा कैसा होगा? समानांतर रेखा। कहेगा असंगत का जो हल होगा, कितने हल होंगे असंगत के? कोई हल। और असंगत के अगर शर्त पूछेगा तो क्या बोलेगा? A1 बटा A2, A1 बटा बराबर B1 बटा नॉट इक्वल टू C1 बटा। कोई दिक्कत? अब इसके बाद देखिएगा, जो प्रतिच्छेदी रेखा होता है वह जो होता है अविरोधी होता है। अविरोधी कहने का मतलब कोई को विरोध नहीं करेगा, जो विरोध नहीं करेगा, ठीक ना। और जो ये जो होता है इसका ये आश्रित होता है, कौन होता है? आश्रित, एक दूसरे पर निर्भर रहेगा, एक दूसरे पर कौन रहेगा। और ये जो होता है ये कौन होता है? ये विरोधी हो जाता है। देखिए यहाँ से फिर से देखिएगा, कहता है कि एक हल के, क्या हल के, क्या शर्त है? A1 बटा A2, A1 बटा नॉट इक्वल टू B1 बटा। कहेगा कि एक हल का ग्राफ कैसा होगा? एक हल का ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेद। एक हल का ग्राफ कैसा होगा? कहेगा एक हल जो होता है कौन होता है? एक हल और अनेक हल दोनों का दोनों कौन होता है? संगत। और जो एक हल होगा या प्रतिच्छेदी रेखा कैसा होगा? अविरोधी। कहेगा अविरोधी, अविरोधी का ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेद। अविरोधी का ग्राफ कैसा होगा? अविरोधी का कितने हल होंगे? अविरोधी का कितने हल? कहेगा आश्रित समीकरण का ग्राफ कैसा होगा? आश्रित समीकरण का ग्राफ कैसा होगा? आश्रित समीकरण का जो कितने हल होंगे? और विरोधी समीकरण के कितने हल होंगे? कोई हल नहीं। कोई दिक्कत? यहाँ तक याद रहेगा। इसको बेहतर ढंग से याद करके बॉक्स में रखिएगा कि हर समय याद रखना। इसको से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा। कोई दिक्कत? अब देखिए कैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है। जो वहाँ पे ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन में क्या पूछा है, जो देखना है, ठीक ना। क्वेश्चन तो देखना ही देखना है, और क्वेश्चन के साथ साथ कुछ देखे पड़ेगा, ऑप्शन भी देख। जैसे मान लिया जाए हम क्वेश्चन देखते हैं छोटू, कहेगा समीकरण 3x + 5y + 10 बराबर 0 तथा 4x + 8y + 16 बराबर 0 का ग्राफ कैसा होगा? क्वेश्चन देख रहे हैं? यस सर। कारा समीकरण 3x + 5y 3x + 10 बराबर 0 तथा 4x + 8y + 16 बराबर 0 का ग्राफ कैसा होगा, जो ना पूछा है। Yes, sir। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं एकदम बेहतर ढंग से। और जब अभी शॉर्ट ट्रिक नहीं देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक बाद में देखेंगे, जब ऑब्जेक्टिव का सिर्फ स्पेशल क्लास चलेगा तो हम देखेंगे। अभी सिर्फ देखिए कारा समीकरण इतना का ग्राफ कैसा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 3x + 5y + 10 बराबर 0। इस समीकरण ही
समीकरण, और 4x प्लस 8y प्लस 16 बराबर 0, इसको समीकरण कितना लिख सकते हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब दिक्कत नहीं है तो a1 के मान अगर करिएगा छोटू, a1 मतलब समीकरण 1 में ना कितना हो जाएगा? b1 का मान कितना हो जाएगा? और c1 का मान कितना हो जाएगा? 10। a2 का मान कितना हो जाएगा? b2 का मान कितना हो जाएगा? और c2 का मान कितना हो जाएगा? C2 का मान 16। कोई दिक्कत? अब आपको करने की जरूरत है A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2। कोई दिक्कत? A1 का मान जो है वह 3 है, A1 का मान 3 है ना। A2 का मान कितना है? B1 का मान कितना है? 5। और B2 का मान कितना है? कोई दिक्कत? अब जब देख रहे हैं 3 बटा 4 और 5 बटा 8 बराबर है, और अरे बराबर 3 बटा 4 है, यही 5 बटा, आगे तो करने की जरूरत ही नहीं है जी, आगे करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे देख रहे होंगे 3 बटा 4 5 बटा बराबर ना है, मतलब A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, A1 बटा नॉट इक्वल टू B1 बटा। अभी बताएं कि जब A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 हो जाएगा तो उसका ग्राफ जो होगा कौन रेखा होगा? कौन रेखा? अगर यही पूछ देता कितने हल है तो प्रतिच्छेदी रेखा, या तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 के हल, और एक रेखा का द्वितीय हल का है कि ना का? अगर कहता कैसा समीकरण है तो कहते कौची? अविरोधी। कैसा? अविरोधी। कोई दिक्कत? आए समझ में आया? इसी प्रकार से नहीं बनेगा। दो गो समीकरण दे ले रहेगा, अब ऑप्शन देखेगा, प्रतिच्छेदी दे रहा है, विरोधी दे रहा है, एक हल दे रहा है, संगत दे रहा है, संगत, तो बस अच्छा से याद रखना चाहिए। कोई दिक्कत? जो अभी जो उसको हम डिब्बा में रखवाए हैं उसको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर वो याद नहीं रहेगा तो 2-3 नंबर ऑब्जेक्टिव गया। याद रहेगा जी? हाँ, मिटा दे जा इसको। समझ में आ गया? एक और बता दें, एक और देख लीजिए। समीकरण x प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0 तथा 2x प्लस 4y प्लस 16 बराबर 0 का कितना देख रहे हैं? काला समीकरण x प्लस 2y प्लस 8 बराबर तथा 2x प्लस 4y प्लस 16 बराबर का कारा कितने हल होंगे? कितने हल होंगे? तब देखिए x प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0 और 2x, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और 2x प्लस 4y प्लस 16 बराबर 0। समीकरण कितना? A1 बराबर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो x नहीं लिखना, कुछ नहीं है तो कितना लिखेंगे जी? अब B1 बराबर C1 बराबर और A2 बराबर B2 बराबर C2 बराबर। आप कुछ करेंगे A1 बाटा A2, B1 बाटा B2, C1 बाटा C2। A1 के जगह 1, अब A2 के जगह पर 2, B1 के जगह पर 2, B1 के जगह पर 2 ना, अब B2 के जगह पर, C1 के जगह पर और C2 के जगह पर। अब देखो 2 दूनी के 4 और 8 दूनी के 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा, कहीं तो सब के नजर आ रहे तीनों कौची है? जब तीनों बराबर हो जाए, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तो इनके करके हल अनेक हल। अगर यही पूछ देता है या तो अनंत हल, अगर यही पूछ देता है ग्राफ कैसा होगा तो ग्राफ होगा कौन रेखा? है संपाती रेखा ना। कैसा रेखा? संपाती रेखा। और इसके बाद अगर पूछ देगा समीकरण कैसा होगा तो आश्रित समीकरण होगा। कैसा समीकरण? कोई दिक्कत? आपको तुरंत बनाए तुरंत बुला जाते हैं। समझ में आया? आज मिटा दे जा इसको। आप देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग विलोपन विधि के बारे में जानते हैं।
कौन विधि के बारे में? विलोपन विधि। अगर आप लोग इसको ऊपर बनाना चाहिएगा ना तब बना लीजिएगा, 3.1 बन जाएगा आपसे, 3.1। या तो BTBC या तो स्टूडेंट फ्रेंड बन जाएगा, पूरा का पूरा मैथ इतने पर बन जाएगा। अब जो हम लोग देख रहे हैं विलोपन विधि देखेंगे। कौन विधि? यहाँ पे लिख देते हैं। हम लोग को जो देखना है वह विलोपन, ऊपर पूरा पहले मिटा देंगे। विलोपन विधि। यहाँ पे जो क्वेश्चन जो देता है वह एग्जाम में फरियाद देगा कि विलोपन विधि से हल करें। अगर कह देगा कि विलोपन विधि से हल करना है तो विलोपन विधि से हल करेंगे। कहेगा कि ग्राफ विधि से हल करना है तो ग्राफ विधि से हल करेंगे। कहेगा ब्रज गुणज विधि से हल करना है तो ब्रज गुणज से। प्रतिस्थापन तो प्रतिस्थापन। जब फरियाद देगा तो जौन विधि से कह रहा है उसी विधि से हल करें। कोई दिक्कत? समझ रहे क्या बोले? जो अगर आपको फरियाद देता है कि इस विधि से हल करें तो आपको हल भी उसी विधि से करना पड़ेगा। समझे जी? अब इसको यहाँ पे अगर हम विलोपन विधि देखते हैं, जैसे कोई भी समीकरण ले सकते हैं। कहता है x + 3y = 6 और 2x + 4y + 7 को विलोपन विधि से हल करें। यहाँ पे क्वेश्चन तो ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है। कह रहा है x + 3y, x प्लस बराबर कितना 6 और 2x + 4y बराबर कितना 7। इस प्रकार दो गो समीकरण दिले है ना। केगो समीकरण दिया हुआ है और कौन विधि से हल करने बोला? तब विलोपन का तब विलोपन ना देखेंगे जी। और विधि तो आपको पता है वो नहीं किए हैं। विलोपन विधि देखिए कैसे देखेंगे। सबसे पहले x + 3y = 6 समीकरण और 2x + 4y = 7 समीकरण। आपको दो गो इसको लागी याद रखने की जरूरत है। देखिए कौन सी याद रखिएगा? ऊपर वाला का गुना नीचे वाला में याद रहेगा। ऊपर वाला का गुना नीचे वाला में। और याद रखना है नीचे वाला का गुना ऊपर वाला में। ऊपर का गुना नीचे में या नीचे का गुना ऊपर में। और याद रखना है जब चिन्ह एक जैसा रहेगा तो घटाव करेंगे। कौन सी करेंगे? जब चिन्ह एक जैसा रहेगा तो कौन सी करेंगे? और जब चिन्ह दो जैसा रहेगा तो जोड़ करेंगे। देखिए यहाँ पे कहा कि ऊपर वाला का गुना नीचे वाला में। कहने का अर्थ यह है कि समीकरण 1 का गुना 2 में, समीकरण 1 का गुना और 2 का गुना 1 में, 1 का गुना 2 में और 2 का गुना 1 में। अगर जब चिन्ह एक जैसा रहेगा, एक जैसा कहने का मतलब कि प्लस प्लस या तो माइनस माइनस, दोनों प्लस है तो एक जैसा है कि नहीं? दोनों माइनस एक जैसा है कि नहीं? तो जब चिन्ह एक जैसा रहेगा या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस रहेगा तो समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे। और जब चिन्ह दो जैसे, जैसे एगो प्लस है एगो माइनस है या तो एगो माइनस एगो प्लस है, तो समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। समझ में आया? फिर से इसको देखिएगा। ऊपर वाला का गुना नीचे वाला में, ऊपर वाला का गुना नीचे वाला और नीचे वाला का गुना ऊपर वाला में। और जब चिन्ह एक जैसा मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस रहेगा तो समीकरण 1 - 2 करेंगे। 1 - और जब चिन्ह दूर रहेगा, जब चिन्ह दूर रहेगा तो समीकरण 1 जोड़ 2 करेंगे। समीकरण 1 जोड़ 2। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत ना है। अब इसको क्या करेंगे? लिखे पड़ेगा समीकरण। अब देखिए दिमाग लगाना छोटू, x को काटना है कि y को। अगर x को काटिएगा
किसको काटना है? X को। तो नीचे वाला x का गुना ऊपरे वाला में, ऊपरे वाला x का गुना नीचे। अगर y वाला को काटना है तो नीचे वाला y का गुना ऊपर में, ऊपर वाला y का गुना, समझ में आया? तो इसको हम करेंगे तो देखिए, ये तो कोई के काट सकते हैं, x को भी काट सकते हैं, y को भी काट सकते हैं, कोई को भी काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर एक को काटेंगे तो एक, देखिए एक वाला का गुना ऊपर वाला का गुना क्या में, नीचे वाला, दिक्कत नहीं होता, ऊपर वाला का, देखिए कौन विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। कौन विधि से? विलोपन विधि से हल करने के लिए आप क्या करिए, ऊपर वाला का गुना जो है नीचे वाला में कर दीजिए, ऊपर वाला का गुना किसको में, और नीचे वाला का गुना किसको में कर देंगे, ऊपर। और जब चिन्ह एक जैसा रहेगा तो माइनस, एक जैसे करने का अर्थ प्लस प्लस या माइनस माइनस रहेगा तो 1 - 2 करेंगे, 1 माइनस, और जब प्लस माइनस माइनस प्लस रहेगा तो समीकरण क्या करेंगे, जोड़ देंगे। समझ रहे हैं?